बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कंज़ुल मदारस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा आज की वीडियो के साथ आज हम ग्रामेटिकल आस्पेक्ट्स में नंबर 2 वीडियो यानी नंबर 2 चैप्टर पे बात करेंगे, जिसमें हम काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे। हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था कि सेंटेंस इज़ ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एक मुकम्मल मानी पहुंचाता है, कन्वे करता है। आज हम सीखते हैं कि क्या एक ही तरीका है मैसेज को कन्वे करने का या मीनिंग्स को दूसरों तक पहुंचाने का, या एक से ज़्यादा तरीक़ों से मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अगर पहुंचा सकते हैं तो वो सेंटेंसेस की कौन सी टेक्निकली ग्रामेटिकल कौन सी काइंड्स हैं जिनको हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सेंटेंस की चूँकि बेस के ऊपर है और उसकी काइंड्स के ऊपर है। इसको आप जब अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे, तो उसके साथ आपको फिर आइंदा आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको समझने में आसानी होगी, क्योंकि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करेंगे या आप टेंसेज में मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को बयान करेंगे, या आप एक्टिव पैसिव में जाएंगे, या आप क्रिएटिव राइटिंग करेंगे या ट्रांसलेशन करेंगे, तो हर जगह पे आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है। लिहाजा आज आप सेंटेंस की टाइप, उसकी स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन और इस्तेमाल उसके बारे में सीखेंगे। और मुझे तवक्को है कि आज की लर्निंग के बाद आप इंशाल्लाह ग्रामेटिकल आस्पेक्ट्स का जो राइटिंग का बुनियादी यूनिट है सेंटेंस, उसके बारे में मुकम्मल तौर पर जान जाएंगे और सीख जाएंगे। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज के ग्रामेटिकल आस्पेक्ट के चैप्टर 2 में यानी आज के लेक्चर 2 में आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और काइंड ऑफ सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि उसकी बेसिकली 5 काइंड्स हैं, जिनमें से नंबर 1 है डिक्लेरेटिव और असर्टिव, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 इम्पेरेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव एंड नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि ये 5 काइंड्स कौन सी हैं। नंबर 1 है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, बयानिया जुमले। ये लाइन जो दरमियान में है इसको स्लैश कहते हैं। स्लैश का मतलब है या, यानी इसका ये नाम भी है और इसका ये नाम भी है। डिक्लेरेटिव लफ्ज़ जो है डिक्लेयर से है, बयान करना, किसी चीज़ का ऐलान कर देना। और असर्टिव जो है ये असर्शन से है। असर्शन का मतलब है कोई ऐसा बयान जिसके बारे में आपको यकीन हो कि वो सच या झूठ में बिल्कुल उसी तरह जैसे आप समझते हैं। आप सच्चा समझते हैं तो वो सच है, आप गलत समझते हैं तो वो गलत है। उस यकीन के साथ जब आप बात करते हैं तो फिर हम उस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आप इसकी तारीफ देखिएगा। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में द सेंटेंसेस दैट मेक ए स्टेटमेंट, जो एक बयान जारी करते हैं, और असर्शन या उसके सच या झूठ होने के बारे में ऐलान करते हैं, आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। उर्दू में देखिए, वो फ़िक्रात जिनमें कोई सच्ची या झूठी बात बयान की जाए, खा वो मस्बत हो या मनफी हो, तो उसे बयानिया या खबरिया यानी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ये मिसाल आप देखिए, वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं। जब वी बोलने वाले मुसलमान हैं और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो ये असर्शन है और इसके सच होने में कोई शक नहीं है। लिहाजा जब ये स्टेटमेंट आई वी आर मुस्लिम्स, तो हम कहेंगे ये डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है। गुड चिल्ड्रन डू नॉट टेल ए लाई, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। झूठ ना बोलना ही उनकी अच्छाई है। इसका ऐलान कर दिया गया कि वो बच्चे झूठ नहीं बोलते, इसलिए वो गुड है, इसलिए इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा गया। आप देख रहे हैं कि ये मस्बत है, ये मनफी स्टेटमेंट है, जिनके ऐसा ना करने के बारे में हमें बताया गया है। इन दोनों फिक्रों से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस की 2 काइंड्स हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव और पॉजिटिव, मस्बत जुमले।
नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। आइए इन दोनों में से बारी बारी हर एक के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और उसको वादे तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं। असर्टिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस स्टेट ए पॉजिटिव मीनिंग, वो एक मस्बत मानी को बयान करते हैं। उर्दू में देखिए, अगर बयानिया फ़िक्रे मुस्बत हों या उन्हें मस्बत जुमले कहा जाता है, यानी मुस्बत हो, उसमें कोई नेगेशन ना हो, किसी बारे में इनकार ना हो, किसी को रद्द ना किया गया हो, तो वो मुस्बत हैं और उन्हें मस्बत या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जांपल देखिए, ही इज़ इनोसेंट, वो मासूम है, बात मुस्बत है। आई गो फॉर ए वॉक, मैं सैर के लिए जाता हूँ, इसमें मनफी की बात कोई नहीं है, मुस्बत है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे इस वक्त खेल रहे हैं, तो इसमें भी कोई मनफी बात नहीं है, मुस्बत सेंटेंसेस हैं। इसके अपोजिट में देखिए कि नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमले। ए स्टेटमेंट दैट निगेट्स, एक ऐसा बयान जो रद्द करता है, निगेट मुस्तरद करना, रद्द करना। समथिंग इज़ कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा बयान जो किसी चीज़ को मुस्तरद करता है, रद्द करता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उर्दू में देखिए, एक ऐसा बयान जो किसी चीज़ की नफ़ी करता है, इसे मनफी जुमला कहा जाता है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे ग्रामर के लिहाज से, तो मनफी जुमलों को बनाने के लिए हम 3 तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इनमें नंबर 1 पे नो, जैसे आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब और नॉट लगाते हैं, जैसे आई डू नॉट गो देयर, या हम डू नॉट और गो का इस्तेमाल किया। आई नेवर टेल ए लाई, तो नेवर का इस्तेमाल हो गया। जो टेंस होगा उसके मुताबिक उसका हेल्पिंग वर्ब तब्दील होता जाएगा या इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से हम जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम 3 तरह की स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, एक नो के साथ, एक नॉट के साथ और एक नेवर के साथ। आइए एग्जांपल से देखते हैं। आई हैव नो बुक, यहाँ हमने नो इस्तेमाल किया। नॉर्मल रूल है कि जब हम नो इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम वाहिद इसम इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। ही इज़ नॉट वेरी क्लेवर, यहाँ हमने लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल किया और यहाँ पे ये उसके लिए तकमीला है, तो ही इज़ नॉट वेरी क्लेवर, वो बहुत होशियार नहीं है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। शी नेवर सिंग्स ए सॉन्ग, वो कभी गाना नहीं गाती, तो नेवर एवर के लिए इस्तेमाल किया गया कि कभी भी उसने ज़िंदगी में गाना नहीं गाया। आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, तो यहाँ ओनरशिप के लिए या मलकियत के लिए हमने सिंपल वर्ब टू बी का इस्तेमाल किया। तो आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, मैं इस बिल्डिंग या इमारत का मालिक नहीं हूँ। तो इस तरह से आपने देखा, नो का इस्तेमाल किया गया, नॉट का इस्तेमाल किया गया, नेवर का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। अब आगे हम देखते हैं सेकंड काइंड को, कि जब हम किसी से कोई सवाल करना हो, कोई इंक्वायर करना हो, कुछ पूछना हो, तो उसके लिए जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उर्दू में इनको इस्तिफहामिया जुमले कहते हैं। यानी ये सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा जुमला जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे जुमला इस्तिफहामिया कहते हैं। मदीना अज़ीज़ तलबा तालबात, जब हमने किसी से सवाल करना हो या कोई हमसे सवाल करे, तो याद रखिएगा सवाल करने के 2 किस्में हैं या 2 तरह से सवाल किया जाता है। एक वो सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, और ऐसा सवाल हमेशा हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फ़ेल या एक्सिलरी से स्टार्ट होता है, और ऐसे सवाल का आम तौर पे जवाब यस और नो, हाँ या ना में मुमकिन है, और फ़िक्र के आखिर में सवालिया निशान। गोया कि ये एक हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और उसके आखिर में हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, और ये इसकी एक आम निशानी ये है कि इसका जवाब यस नो में मुमकिन है। इससे ज़्यादा बड़ा सवाल जो है, जिसमें हम सवाल के साथ उसका वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, कौन, किसे वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। इसी तरह हम अंग्रेज़ी में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं और उनसे सवाल स्टार्ट करते हैं। लिहाजा जब हम ऐसा सवाल बनाते हैं तो उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन।
تو اوپن اینڈڈ کویشچن کے لیے ہم سوالیہ لفظ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آتا ہے اور آخر میں کویشچن مارک آئے گا، اور ایسے سوال کا جواب یس اور نو میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کمپریہنشن کا ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے جواب کے لیے فل اسٹیٹمنٹ یا مور دین ون اسٹیٹمنٹس اس کے آنسر کے لیے دینا پڑتی ہیں۔ آئیے بورڈ میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں پہ اس کی ٹائپس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سمپل انٹروگیٹیو کویشچن یعنی سادہ استفہامیہ جملے، اینڈ اوپن اینڈڈ انٹروگیٹیو سینٹینسز استفہامیہ کلمات سے شروع ہونے والے جملے۔ ان کی مزید وضاحت کے لیے ایک ایک کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ سمپل انٹروگیٹیو سینٹینسز سادہ استفہامیہ جملے، جیسے ابھی میں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ دیز سینٹینسز اسٹارٹ ود دا ہیلپنگ ورب اینڈ دیئر آنسرز میں بی یس اور نو، امدادی فعل سے شروع ہوں گے اور ان کے جوابات ہاں یا نہ میں دیے جا سکتے ہیں۔ یہ جملے امدادی فعل سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے جوابات ہاں یا نہیں میں دیے جا سکتے ہیں۔ مثال اور کون سے امدادی فعل ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، یہاں ان کی تفصیل آپ کی سہولت کے لیے دی گئی ہے۔ مثلا سم آف دا ایگزامپلز آف ہیلپنگ ورب از، ایم، آر، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ، ڈو، ڈز، ڈیڈ، ول، شیل، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اور بھی بہت سے ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ان ہیلپنگ وربس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ ایگزامپل میں یہ دیکھیے، از، ہم نے ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ کیا۔ از ہی بیزی، کیا وہ مصروف ہے، آخر میں سوالیہ نشان ہے اور اس کا آنسر ہو سکتا ہے یس اور نو۔ سیکنڈ ایگزامپل، ڈو دے ہیلپ یو، کیا وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو ڈو یہاں پہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہیلپنگ ورب ہے، اس سے ہم نے سٹارٹ کیا، اس کے بعد فائل اور پھر اس کے بعد ورب کی پہلی فارم اور آبجیکٹ اینڈ کویشچن مارک، تو اس کا جواب بھی یس اور نو میں ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اوپن اینڈڈ انٹروگیٹیو سینٹینسز، استفہامیہ کلمات سے شروع ہونے والے جملے۔ دیز سینٹینسز اسٹارٹ ود اے کویشچن ورڈ which is called interrogative pronoun and their answer is a complete response، پورا جملہ آنسر میں کہنا پڑتا ہے۔ یہ اردو میں آپ دیکھیے، یہ جملے سوالیہ لفظ یعنی استفہامیہ ضمیر سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے جواب میں مکمل جواب بیان کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ہم نے انٹروگیٹیو ورڈز یا انٹروگیٹیو پروناؤنس کو یہاں آپ کی سہولت کے لیے لکھ دیا تاکہ آپ کو پہچان ہو سکے۔ ہو جیسے ہم کہتے ہیں کون، ہوز کس کا، ہوم کسے، واٹ کیا، وین کب، ویئر کہاں، وائی کیوں اور ہاؤ کیسے۔ آئیے اب ہم ایگزامپلس کے ذریعے سے ان کو دیکھتے ہیں۔ وائی ڈو یو کم لیٹ، آپ تاخیر سے کیوں آتے ہیں۔ سینٹنس وائی سے شروع ہوا جو ہمارے پاس انٹروگیٹیو پروناؤن ہے یا سوالیہ لفظ ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ٹینس کے مطابق استعمال ہوا، پریزنٹ ٹینس تھا، پریزنٹ انڈیفینٹ، ڈو استعمال ہوا اور ورب کی پہلی فارم لگی اور آخر میں سوالیہ نشان۔ اب اس کا آنسر پورا کرنا ہوگا، ریزن بتانی ہوگی کہ آپ دیر سے کیوں آتے ہیں۔ ہاؤ آر یو، آپ کا کیا حال احوال ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں۔ تو ہاؤ آر یو کو ہم نے ہاؤ سے سٹارٹ کیا اور اس کے آخر میں سوالیہ لفظ ہم نے، سوالیہ سائن ہم نے استعمال کیا۔ عزیز طلبہ طالبات، اب ہم امپیریٹیو سینٹینسز کی بات کریں گے، جنہیں عرف عام اردو میں حکمیہ فقرات کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کے والدین آپ سے بات کرتے ہیں تو یا آپ کے اساتذہ اکرام بات کرتے ہیں یا آپ کے گھر کے بڑے بات کرتے ہیں تو وہ عام طور پہ فاعل کا استعمال نہیں کرتے۔ اب وہ کہتے ہیں ادھر آئیے، بیٹھ جائیں، اپنا کام کریں، اب آپ آرام کر لیں، تو اس طرح سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن میں یا تو نصیحت ہوتی ہے یا کوئی مشورہ ہوتا ہے یا ریکویسٹ ہوتی ہے یا کوئی کمانڈ ہوتی ہے یا پروہیبیشن ہوتی ہے کہ مت کریں، ایسا مت کریں۔ تو ایسے سینٹینسز کو جن میں نصیحت، مشورہ، حکم، کمانڈ یا پروہیبیشن یا منع کیا گیا ہے، ایسے تمام سینٹینسز کو ہم امپیریٹیو سینٹینسز کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، چونکہ جس کو بات کہی گئی ہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے کیونکہ سامنے موجود ہوتا ہے تو فاعل کا ورڈ یعنی یو استعمال نہیں کرتے، یو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اسپیشل کائنڈ آف سینٹینسز ہے جو فاعل کے بغیر ہوتا ہے لیکن فاعل انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔
आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन फ़िक्रात को आप गौर से ज़रा देखिएगा और इनको ज़हनशीन करने की कोशिश कीजिए ताकि इनका आप मफ़हूम अच्छी तरह समझ जाएं, क्योंकि फ़ाइल नहीं होता तो आपने यही समझना कि ये बात मुझे की गई है। जो शख्स सामने मौजूद है ये उसके लिए बात है, और अगर आप सामने मौजूद हैं तो आपने उसको बजा लाना है। आइए गौर करते हैं। तो अजीज़ तलबा तालबात, आप देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस those sentences which express a command, order, request or advice or prohibition, किसी काम से मना करना, are called imperative sentences। उर्दू में देखिए वो जुमले जो किसी हुक्म, दरख्वास्त या मशवरा या ममानियत का इज़हार करते हैं, हुक्मिया या इंशाइया, एक और लफ्ज़ उसके लिए है, हुक्मिया या इंशाइया जुमले कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सिट डाउन प्लीज़, आप तशरीफ़ रखें या बैठ जाइए। एडवाइस है, किसी को नसीहत की गई है और यहाँ सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, जो सामने शख्स है उसी कहा गया है। हेल्प द नीडी, आप ज़रूरतमंदों की मदद फरमाएं। प्लीज़ गिव मी ए पीस ऑफ पेपर, मेहरबानी करके मुझे एक कागज़ दीजिएगा। आप देखेंगे कि यहाँ हमने प्लीज़ इस्तेमाल किया शुरू में, यहाँ हमने प्लीज़ इस्तेमाल किया आखिर में। जब आप किसी को बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप तवक्को करते हो पूरी करेगा, अगर ना भी करे तो उसके लिए हम प्लीज़ का लफ्ज़ आखिर में इस्तेमाल करते हैं। और जब आप तवक्को करते हैं कि हर सूरत में वो आपके हुक्म को या रिक्वेस्ट को बजा लाएगा, तो उसके लिए अखलाकियात के मद्देनज़र या सिविलिटी के मद्देनज़र हम प्लीज़ को शुरू में इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज़ गिव मी ए पीस ऑफ पेपर, मेहरबानी फरमाकर मुझे एक कागज़ का टुकड़ा दीजिए या कागज़ दीजिएगा। वर्क हार्ड, ऑर्डर है, सख्त मेहनत करें। अटैक द एनिमी, ये किसी कमांडर ने कहा कि अटैक द एनिमी, दुश्मन पर हमला करें, कमांड आ गई। डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करें, मना कर दिया गया, प्रोहिबिशन आ गई। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ न बोलें, तो ममनू कर दिया गया, यानी प्रोहिबिशन का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह आप देखेंगे कि नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अक्सर हम देखते हैं कि हम घर से निकलने लगते हैं तो हमारी वालदा या वालिद हमारे लिए दुआ करते हैं, या हम किसी दोस्त के लिए, अजीज़ के लिए दुआ करते हैं। तो ऐसे तमाम जुमले जो किसी दुआ या निदा के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस एंट्रीटीज़, यानी अपील, जैसे हम अल्लाह से किसी के लिए दुआ करें तो दैट इज़ एंट्रीटीज़। सप्लीकेशंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट एंड विशेज़ या ख्वाहिशात का इज़हार करें तो उन्हें ऑप्टेटिव कहते हैं। उर्दू में देखिए वो जुमले जो इल्तिजा, दुआ और ख्वाहिश का इज़हार करते हैं उन्हें निदाइया या दुआया जुमले कहते हैं। और ऐसे जुमले मे से स्टार्ट होंगे, याद रखना। आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल में, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है दुआ को हाइटन करने के लिए आखिर में इस्तेमाल हुआ। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आप पर मेहरबानी फरमाए। एंड मे यू प्रॉस्पर, अल्लाह करे आप खुशहाल हो जाएं। तो इनमें दुआ इस्तेमाल हमने की है। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अजीज़ तलबा तालबात, बाद दफ़ा हम अपने जज्बात का इज़हार करने के लिए कुछ अल्फाज का इंतखाब करते हैं और उनके साथ हम जुमले भी बनाते हैं। जैसे हम खुशी, गमी या ताज्जुब का इज़हार करते हैं, इसी तरह इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी वो जुमले जो मसरत, अफसोस या ताज्जुब के अचानक और शदीद जज्बात का इज़हार करते हैं, उन्हें इस्तिजाबिया जुमले कहा जाता है। और इनमें से जो खुशी का इज़हार करने वाले हैं वो खुशी के लफ्ज़ से शुरू होते हैं, जो गम का इज़हार करते हैं वो गम के लफ्ज़ से, और जो ताज्जुब का इज़हार करते हैं वो तअज्जुबिया लफ्ज़ से का स्टार्ट होता है। ऐसे तमाम एक्सप्रेशंस को हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो ये इंटरजेक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे पहला फ़िक्रा देखिए, हुर्रा वी हैव वन द मैच, आहा हमने मैच जीत लिया, तो ये एक्साइटमेंट का और खुशी का इजहार है। एलास, अफसोस, माई ग्रैंड फादर हैज़ पास्ड में, मेरे दादा जान का इंतकाल हो गया, तो ये सौरों का या गम का इजहार है। एंड व्हाट अ नाइस सीन, कितना खूबसूरत मंजर है, तो इसमें ताज्जुब का इजहार किया गया है। तो अज़ीज़ तलबा तालबात, आपने 5 किस्म के यहाँ पे सेंटेंसेस को सीखा। अब हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक के 9th एंड 10th में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जैसे आप देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर।
आई एम योर फ्रेंड, इट इज़ ए एन सेंटेंस। सेंटेंस की कौन सी किस्म है? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव या इम्पेरेटिव। आप देख रहे हैं कि ये सादा फिक्र है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए इंट्रोगेटिव नहीं है, ये मे से स्टार्ट नहीं हुआ, ऑप्टेटिव भी नहीं है, और इसके फाइल मौजूद है, ये इम्पेरेटिव भी नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस है और यही इसका आंसर ए है। देन सेंटेंस 2, व्हाट डिड यू डू देन, आपने फिर क्या किया? तो आप देख रहे हैं कि इसके आखिर में शुरू में व्हाट इस्तेमाल हुआ, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो डेफिनेटली ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यही इसका आंसर है, बी आंसर है। देन ए 3, बी ए बिट मोर केयरफुल, आप थोड़ा सा ज़्यादा मोहतात हो जाइए। कौन सी काइंड है? ये बी टू बी है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ऐसे ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा ये असर्टिव भी नहीं है, ये इंट्रोगेटिव देखिएगा, बी ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये नो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये इम्पेरेटिव है जो वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, आंसर इज डी। फोर्थ है मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका क्लियर इंडिकेशन है, इसके स्टार्ट में मे है यानी दुआ है, तो दुआ है तो ये डेफिनेटली ऑप्टेटिव है, आंसर इज बी। एंड नंबर 5, व्हाट अ नाइस सीन इट इज़, व्हाट इस्तेमाल हुआ। अब जहाँ व्हाट इस्तेमाल हुआ हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि क्या ये इंट्रोगेटिव है और क्या ये एक्सक्लेमेटरी है। आप देख रहे हैं कि अगर में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, इसका आंसर व्हाट का 5 नंबर का डेफिनेटली एक्सक्लेमेटरी, सी इसका आंसर है। तो इस तरह से आपने 5 एग्जांपल को मेरे साथ सॉल्व किया। आपके लिए हमने 20 एग्जांपल स्टेटमेंट्स की एक एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चनेयर दिया है, इसके नीचे एमसीक्यूज़ की सूरत में उसी तरह के 4 चॉइसेस हैं, आपने इनमें से बेस्ट चॉइस को आपने टिक करना है। और मुझे तवक्को है कि आज की लर्निंग के बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की आप यकीनन सही रिकग्निशन और उसकी पहचान करेंगे और आपके आंसर यकीनन दुरुस्त होंगे। आखिर में आपके लिए हमने उसकी की दे दी और इस की के साथ आप उनकी मैचिंग करके देख सकते हैं कि आपका आंसर कितने % सही रहे आपके आंसर। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज आपने कंज़ इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन की सीरीज़ में चैप्टर 2 यानी ये हमारी जो किताब आपके लिए है उसके चैप्टर 2 को हमने आपके लिए यहाँ एक्सप्लेन किया और मुझे तवक्को है कि चैप्टर 2 को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, जिसमें सेंटेंस की काइंड्स के बारे में बताया गया है। चैप्टर 3 हमारा इस सेंटेंस की फर्दर सेग्रीगेशन और उसके कंपोनेंट्स के ऊपर है। लिहाजा अगली वीडियो के साथ हम आपको चैप्टर 3 में एक सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेटिव वगैरह के बारे में तफसील से बताएंगे। अगली वीडियो तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।